नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर मध्य प्रदेश की स्थानांतरण नीति पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ। जैसे एक बार फिर मतलब पब्लिक वाणी की अखबार और डिजिटल मीडिया की जो खबरें थी उस पर एक बार फिर दर्शक के उम्मीदों पर खरा उतरा है। हमने 12 और 13 मई को बताया था कि 20 के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, 20 को तबादलों से बंदिश हटेगी। आज 20 मई को कैबिनेट की बैठक में तबादलों से बंदिश हटाने का निर्णय ले लिया गया और 1 जून से 15 जून तक तबादले होंगे। हमने कल मतलब 19 मई को बताया था कि जो कैबिनेट की बैठक है 20 मई को होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उसमें तबादला नीति को मंजूरी दे दी जाएगी। आज तबादला नीति को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में काफ़ी सोच विचार के बाद मध्य प्रदेश की स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई और कहा गया कि 1 से 15 मई तक तबादले होंगे। हम आज उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर तबादला नीति में है क्या, क्यों इतने दिन से अटकी हुई थी और आज सरकार ने उसको जारी किया। इस पर आप अंत तक बने लगे। हम पूरा घटनाक्रम बताएंगे किस तरह से स्थानांतरण नीति को लेकर कितने दिन से चर्चा चल रही थी। अब आखिरकार आज उस नीति को अंतिम रूप दे दिया गया। सबको मालूम है कि हर साल मई जून में तबादले होते हैं और तबादले से प्रतिबंध हटाया जाता है। और वो इसलिए हटाया जाता है कि अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हर फाइल मतलब समन्वय के लिए मुख्यमंत्री के पास ना जाए और जो विभागीय मंत्री हैं वो व्यवस्था के हिसाब से अपने स्थानांतरण कर सकें। और उस पर विधायकों को भी ठीक रहता है, जनप्रतिनिधियों को हर फाइल के लिए हर काम के लिए मुख्यमंत्री के पास नहीं जाना पड़ता। निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं उनसे भी लोग जुड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम उनके विधानसभा क्षेत्र में उनकी पसंद के अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हों। तो कितना हो पाते हैं नहीं कर सकते, लेकिन सब चाहते हैं। उसमें तो बहुत सारी नियम प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ हो भी पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। आज उसी को लेकर जो कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी और मुझे लगता है कि प्रक्रिया भी अब शुरू हो जाएगी। लेकिन उस प्रक्रिया के पहले ये भी कहा गया कि 31 मई तक जो मुख्यमंत्री सचिवालय से A+ नोट शीट भेजी गई हैं उनका क्रियान्वयन हो जाना चाहिए। वास्तव में देखने में आ रहा है कि कुछ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव अपनी इतनी मनमानी पर उतारे हैं कि मुख्यमंत्री की A+ नोट शीट को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जब मुख्यमंत्री सचिवालय सख्ती दिखाता है तो उसके बाद फिर आनंद फान में होता है। अभी 1-2 दिन पहले कुछ ही एक सचिव के यहाँ 20 दिन से फाइल पड़ी तो उन्हें ध्यान नहीं दिया। अगर ये व्यवस्था है कि ऑनलाइन आपको फाइल दिख रही है फिर भी आप उसको नहीं कर रहे हो, हाँ या ना जो भी करना है, लेकिन एक परंपरा बन गई विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों को, उनको ऐसा लगता है कि हमारी समीक्षा कौन करेगा। तो मैं कहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन से कि जो ऑनलाइन फाइलें पड़ी रहती हैं उसके भी समीक्षा होनी चाहिए कि किस सेक्रेटरी के पास और किस प्रमुख सचिव के पास कितने दिन फाइलें पड़ी रही। अगर ये समीक्षा होने लगे, फाइलों का निपटारा जल्दी। मैं आपको उदाहरण से किसी का उल्लेख करना उचित नहीं होगा, मेरे पास वो लिस्ट भी है, बता दूंगा किस प्रमुख सचिव किस सचिव के पास कितने दिन से फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। अगर इसकी भी समीक्षा हो जाए तो मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री की A+ नोट शीट, जबकि A+ नोट शीट के बारे में स्पष्ट रहता है कि उसका आपको आदेश का पालन करना है, अगर नहीं हो सकता किसी कारणवश आपको 3 से 5 दिन के बीच बताना है कि इस कारण से नहीं हो सकता, लेकिन 15-15, 20-20 दिन पड़ी रहती हैं फाइलें। जब मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा फिर पूछा जाता भाई A+ नोट शीट क्या हुआ, तो सर दिखवाता हूँ। ये परंपरा पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑनलाइन हुआ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश मंत्रालय ऑनलाइन हुआ है, लेकिन जो अधिकारी करने वाले, एक चीज़ और बताना, इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी अगर कहीं हो रही तो वित्त विभाग में हो रही। वित्त विभाग में जो हर विभागों में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं वो अपने यहाँ इतने दिन फाइल लटका के रखते हैं कि आप खुद देख के दंग रह जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ PHE विभाग का। PHE विभाग में कर्मचारियों जो वहाँ जो आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको वेतन नहीं मिल पाया, इसलिए कि साहब JD साहब ने फाइल नहीं की थी उनका वो करने के लिए कि फाइल इतने दिन से लंबी थी। ENC बताया जाता है, ENC पर कई बार लिखा, लेकिन JD साहब वित्त विभाग के हैं। और देखना जबकि इसको जिम्मेदारी होनी चाहिए वित्त विभाग की, अगर फाइल आपके यहाँ क्यों रुकती है। अगर वित्त विभाग किसी को बजट देने में फाइल रोक रहे हैं अधिकारी, तो एक गंभीर मामला, इसकी जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर क्या है। ये तो हुई बहुत सारी बातें, लेकिन हम आपको तबादला नीति में क्या क्या उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अब जो नई स्थानांतरण पॉलिसी आई उसमें यह है कि 2000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी वाले विभाग में
5% तबादले होंगे और अगर उससे अधिक तबादले किसी मंत्री का करना है तो समन्वय के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजना होगा। दूसरा, पति पत्नी एक स्थान पर पदस्थ किए जाएं, इस तरह का प्रयास किया जाए। गंभीर बीमार या और किसी पीड़ित हैं उनको भी उनकी मनपसंद पदस्थापना का प्रयास किया जाएगी, यह भी नियम में उल्लेख है। अगर अधिकारी कर्मचारी के 1 साल से कम सेवानिवृत्ति का समय बचा है तो उसको भी उसकी इच्छानुसार गृह जिले या अन्य कहीं जहाँ चाहता है पदस्थापना के प्रयास किए जाएंगे, ऐसा स्थानांतरण नीति में है। और कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि अगर चाहें तो खुद भी अपनी तबादला नीति बना सकते हैं। जैसे आप देखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग की अलग तबादला नीति होगी, पुलिस विभाग की तबादला नीति अलग रहती है, वो जीओपी के आधार पर होती है। उसमें निरीक्षक तक के तबादले के अधिकार पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी को हैं और डीजीपी अपने स्तर पर निरीक्षक तक के तबादले कर सकते हैं। निरीक्षक से ऊपर मतलब डीएसपी, एडिशनल एसपी, उसके बाद आईपीएस, वो तबादले के लिए एक तबादला बोर्ड बना हुआ पुलिस विभाग का, उससे अनुमोदन के बाद फाइल गृह विभाग को भेजी जाती है। गृह विभाग से फाइल मुख्यमंत्री को जाती है, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी होते हैं डीएसपी से ऊपर स्तर के अधिकारियों के पुलिस विभाग में। क्योंकि गृह मंत्री कोई नहीं है, अगर कहीं कैबिनेट गृह मंत्री होता तो डीएसपी तक के तबादले की वहीं तक होते, और अगर आईपीएस के हैं तो मुख्यमंत्री तक जाएंगे। वो तो नियम है कि ऑल इंडिया सर्विसेज अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं होते हैं। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग अपना अलग तबादला नीति जारी करेगा और कुछ और विभाग अगर चाहते हैं तबादला नीति तो तबादला नीति अपनी जारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन लेना जरूरी होगा। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के बिना कोई विभाग अपनी तबादला नीति खुद नहीं बना सकते। जिला स्तर पर मंत्रियों को पावरफुल बनाया गया, मतलब मंत्री जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों के कर्मचारियों के तबादले मंत्री करेंगे। वो जो विभाग का जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होगा और कलेक्टर की सहमति के बाद जो प्रस्ताव आएंगे वो मंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी किए जाएंगे। और अगर वरिष्ठ उससे अधिकारी हैं तो फिर ऊपर जाएगा उसके लिए जिला स्तर पर भी। दूसरी बात यह कि जिले स्तर के तबादले में अगर कहीं रिक्त पद हैं तो उसके बारे में भरने पर भी विचार किया जाएगा कि कहीं रिक्त पद न रहे। ऐसा नहीं कि जो प्रस्ताव आ गए पता चला कि एक जगह 2-2 हो जाए, रिक्त पद ना भरे जाए। हाँ, एक और बड़ी चीज़ इसमें है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है उनके स्थानांतरण नहीं होंगे। मतलब अधिकतर इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लगी है, मतलब उनके स्थानांतरण नहीं होंगे। अब 1 जून से 15 जून तक तबादले होंगे। बहुत सारे विभाग अभी ऐसे हैं कि जिसमें जिला स्तर पर कई सारे पद खाली हुए गए। सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला आपको वाणिज्यिक कर विभाग के देखेंगे कि कम से कम 6 से 7 जिलों में एक्साइज अफसर नहीं है। कितने दिन से खाली पद पड़े हुए हैं, कहीं प्रस्ताव की सहमति नहीं बन पा रही, विभागाध्यक्ष और पीएस में प्रस्ताव पड़े हुए हैं। आखिर इन पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों पद खाली पड़े हैं। एक तरफ तो काम करते हैं कि अच्छे विकास काम हो, लेकिन इन पदों पर भी ध्यान देना चाहिए। खाली पद पड़े हैं तो रिक्त पदों को भी उसमें भरा जाएगा। और साथ ही और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उस पर भी सरकार मानवीय आधार पर विचार करेगी। तो मतलब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल ने तबादला नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी है। अब स्थानांतरण उसी आधार पर 31 मई के बाद जो पुरानी तबादला नीति है 2025-26 वो समाप्त हो जाएगी और नई नीति के तहत तबादले किए जाएंगे। अब कैबिनेट द्वारा तबादला नीति को जो मंजूरी दी गई और उसमें कैबिनेट की बैठक में और बहुत सारे प्रस्ताव थे जिसमें विकास संबंधित थे, बहुत सारे बजट के प्रस्ताव थे, उसको भी मंजूरी दी गई है। उसमें के बारे में आज मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने विस्तार से बताया। जरा सुनिए क्या कहा चेतन कश्यप जी के अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो स्वीडन और नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर वे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत
वह उसके महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, ऐसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रोपवेस, एआई वेनिसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सीएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं, उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे, तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई थी। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी, राजनीतिक पहलू भी, सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम व मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सके। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी, वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया। डीजीपी सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, वो मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित था और वहां पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है, उसके सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए। परंतु वहां पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है, वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र की हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को, जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहां की खेती के अंदर विकास होना था, वहां की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी मां सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने
वाग्देवी का मंदिर माना। आज करीब करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है कि 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 में करीब 15% और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10%, 1000 से 2000 में, और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीजों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। आपने सुना, चेतन कश्यप ने पूरे विस्तार से जानकारी दी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरें जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।